जिंदगी से एक ऑक्सीजन का काम किया इस संविधान ने। एक झटके में सारी जो बेड़ियां थी वो तोड़ दी और जो हमारे भाई ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। प्रस्तावना भारत की उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका केवल उद्देशिका नहीं है बहन जी, वो भारत के संविधान की जान है, वो संविधान की प्राण है। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि हम भारत के लोग, उससे हमें हमारी धरोहर का पता चलता है। जब ये प्रस्तावना लिखी जा रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए, कुछ लोगों ने कहा गॉड के नाम से शुरू कीजिए, कुछ लोगों ने कहा भगवान के नाम से शुरू कीजिए। लेकिन बाबा साहब ने सारी बातों को नकार करके कहा कि ये भारत देश तमाम धर्म और जाति के लोगों का मिक्सचर है, इसलिए ये भारत देश का संविधान किसी एक जाति या एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, इसलिए भारत देश का संविधान भारत के लोगों के लिए है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। तो इतिहास जो नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता, ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह के गए। और इसीलिए इस बात को बहुत तसल्ली से बाबा साहब ने जाना कि जो ऊंच नीच आधारित व्यवस्था थी सबसे पहले मुझे इसको तोड़ना है। इसलिए संविधान में जो सबसे प्राइमरी आर्टिकल है वो है 14 और 15, जिसके द्वारा आपको और हमको समता का अधिकार मिला, जिसमें ये साफ साफ कहा जा रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे या उसके धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस एक लाइन में पूरा भारत देश का इतिहास दिखाई देता है, क्योंकि प्राचीन काल में आप और हम जाति के द्वारा पीड़ित थे। मध्यकाल में हमको धर्म ने ऊंच नीच बना के रखा, अंग्रेजों का शासन आया तो हमको रंग भेद के द्वारा ऊंच नीच बना के रखा। वो गोरे लोग थे और हम काले लोग थे। तो पूरी तरीके से इस व्यवस्था को बाबा साहब जानते थे कि सबसे पहले हमें समानता लानी है। इसलिए आर्टिकल 14 और 15 में बाबा साहब सबको कहा कि धर्म और जाति, लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतिहास की वो पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। बहन जी, इतिहास को वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे। इसलिए जानिए कि आपका अधिकार क्या है। हमको सबसे बड़ा अधिकार मिला कि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपकी जाति नहीं पूछ सकता, आपका धर्म नहीं पूछ सकता। ये आपका सबसे मजबूत, सबसे मूलभूत अधिकार है। में बाबा साहब लोकतंत्र की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। न्याय का मतलब सीधे सीधे अगर मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो न्याय का मतलब होता है मौका। जैसे हमें मौका मिला पढ़ने का, अवसर मिला हमें पढ़ने का, तो कोई भी व्यक्ति डिप्राइव्ड न रहे, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो, वो ऑप्रेस्ड ना हो, और अगर उसके ऊपर अत्याचार हो तो उसको न्याय मिल सके। ये न्याय की अवधारणा थी लोकतंत्र में। और बाबा साहब संविधान में 3 तरह के न्याय की बात करते हैं, एक सामाजिक न्याय की, दूसरा आर्थिक न्याय की और तीसरा राजनैतिक न्याय की। और राजनैतिक न्याय में बहन जी मैं बात करूंगी वही न्याय की कि राजनीति में बाबा साहब ने आपको और हमको वोट का अधिकार दिया, जो सबसे बड़ा अधिकार था, वोट का अधिकार दिया कि तुम राजनीति में सृजन करता हो, तुम्हारे वोट से राजा पैदा होगा। ये बात बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार कृपलानी जी से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने वोट का अधिकार अपने समाज के लोगों को दिया। और इस तरीके से राजा पहले रानी के पेट से पैदा होता था, मैंने वोट का अधिकार दे करके सारी रानियों की नसबंदी करा दी। अब राजा बनने के लिए आपको बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना होगा। राजा बैलेट पेपर से अब बनेगा, रानी के पेट से नहीं बनेगा। यह बड़ा अधिकार दिया कि तुम राजनीति में सृजन करता हो, और इसके साथ साथ कहा कि तुम राजनीति में भागीदारी भी कर सकते हो। लेकिन अगर देखें तो हम केवल वोटर बन करके रह गए, राजनीति में सृजनकर्ता बन के रह गए, लेकिन राजनीति में हमारी भागीदारी 0 के बराबर है। एक व्यक्ति जन्मा हमारे बीच में जिसने इस बात को समझा कि बाबा साहब ने जो कहा कि तुम अपने वोट से अपना राजा बना सकते हो, वो यही पूना, यहाँ से बहुत दूर नहीं है पूना के एक
फैक्ट्री में, पूना में जो है वैज्ञानिक की नौकरी वो करते थे। 32 साल की उम्र थी, अचानक बाबा साहब की एक पुस्तक पढ़ने को मिलती है, उनको दिमाग में आग लगती है और नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। मैं बात कर रही हूँ साहब कांशीराम की। 32 साल की उम्र में साहब कांशीराम को बाबा साहब की एक पुस्तक पढ़ने से इतनी बड़ी आग लगी कि इस्तीफा दे दिए नौकरी से। इस्तीफा लिख करके अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हैं। बहन जी, साहब कांशीराम पंजाब में रोपड़ जिला के रहने वाले थे। अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हैं कि माँ मैं कभी घर नहीं आऊँगा, माँ मैं कभी घर नहीं बसाऊंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, माँ मैं अपने नाम पे कोई घर दुकान मकान कोई रुपया पैसा नहीं रखूंगा, माँ मेरा आज से जीवन बहुजन समाज के लिए है और मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगा। ये 5 बातें लिख करके साहब कांशीराम माँ को चिट्ठी पोस्ट कर देते हैं। माँ चिट्ठी पाती है, भागी भागी दूसरी ट्रेन पकड़ के भागी भागी पूना आती है कि नौजवान लड़का कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, नौजवान लड़का कह रहा है मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2.5 महीना साहब कांशीराम की माँ साहब के साथ में रहती है और 2.5 महीना में साहब कांशीराम अपनी माँ से 10 मिनट भी बात नहीं करते। माँ एक दिन आजिज होके पूछती है, बेटा तेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तू अपनी माँ से 10 मिनट बात कर सके? साहब कांशीराम रात दिन ऐसे पैर ऊपर करके और लेट करके कुछ किताबें पढ़ते रहते थे। माँ ने शिकायत की, आखिर इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तू रात दिन इसको पढ़ता रहता है कि तू अपनी माँ से थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकता? तब माँ से साहब कांशीराम कहते हैं, माँ ये किताबें कोई साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मेरे लिए लिख करके गए हैं। किताबों में सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं, मैं उस चाबी को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, माँ घर जा, मैं तेरे साथ घर वापस आने वाला नहीं हूँ। माँ रोती रोती वापस घर चली जाती है और यहाँ साहब कांशीराम 4 साल बीत जाता है। ना माँ ने बेटे को देखा, ना बेटे ने माँ को देखा। साहब कांशीराम अपने घर भी नहीं जाते, गांव गांव पैदल पैदल, साइकिल साइकिल, कभी भूख कभी प्यासे, कभी सर्दी में जैकेट नहीं मिला, कोट नहीं मिला तो ऐसे ही चल रहे हैं। रात दिन लगातार घूम घूम करके क्या प्रचार करते थे? साहब प्रचार करते थे कि तुम 100 में 85 हो, SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये मेरा जो आदिवासी समाज आज यहाँ बैठा है, आप इस देश के मूल निवासी शासक जमात हो, आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि तुम इस देश के पालन करता हो, तुम इस देश के करता धरता हो, तुम इस देश के एक समय पे राजा थे, तुम इस देश के सब कुछ थे। साहब कांशीराम ने यह जज्बा आपके अंदर पैदा किया कि जो आदिवासी समाज है, जो SC समाज है, जो पिछड़ा समाज है और जो मेरा माइनॉरिटी समाज यहाँ बैठा है, जो हमारे मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो बैठे हैं, ये सब मिलके 100 में 85 हो। साहब लगातार साइकिल साइकिल घूम करके यही प्रचार किए कि तुम 100 में 85 हो, तुम्हारा राजा होना चाहिए, तुम्हारा वोट है तो तुम्हारा राजा होना चाहिए, लेकिन तुम बटे हुए। एक पेन दीजिए, कोई एक पेन दीजिए, ये वाला नहीं, ये वाला पेन। साहब कहते थे कि तुम 100 में 85 हो, इतने बड़े हो। इस पेन के उदाहरण से साहब कहते थे कि तुम 100 में 85 हो, लेकिन तुम जातियों में बटे हुए हो। और ये पेन का कैप जो है ये 100 में 15 लोग हैं, यानी बाभन ठाकुर बनिया जो है वो 100 में 15 है। साहब कहते थे कि तुम 100 में 85 हो, लेकिन जातियों में बटे हुए हो, इसलिए ये 15%, जैसे पेन का कैप पेन की खोपड़ी पे बैठा है, ऐसे ही तुम्हारे जातियों में बटे होने की वजह से ये तुम्हारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहे हैं। साहब कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साहब कहते थे, आवाज बोलोगे ना, हेलो। साहब कहते थे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम 100 में 85 हो, तुम क्यों दूसरे के दरवाजे पे गिड़गिड़ाते हुए खड़े रहते हो? तुम 100 में 85 हो, तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम अपने वोट से वो करिश्मा कर सकते हो। 4 साल तक साहब कांशीराम लगातार गांव गांव घूम के बताए और हमको एक शब्द दिए कि ये छतरी जैसे इस टेंट के नीचे हम हैं, ऐसे साहब ने एक टेंट तैयार किया और उस टेंट का नाम साहब ने रखा बहुजन।
उस बहुजन में मेरा ये भाई भी शामिल था, उस बहुजन में मेरे सरदार जी भी शामिल थे, और उस बहुजन में मेरे एडवोकेट साहब भी शामिल थे, और उस बहुजन में मेरी ये बेटी भी शामिल थी, उस बहुजन में मेरा ये भाई भी शामिल था, में आप हम सारे लोग शामिल थे। साहब लगातार आपको समझाते रहे, और समझाते समझाते एक दिन ऐसा संजोग बना कि साहब की मीटिंग साहब के अपने गांव में ही लग गई। साहब की माँ को पता चला कि बेटा घर आ रहा है, बेटे की मीटिंग घर पे लग रही है। साहब की माँ साहब के पिताजी के पास जाती है और कहती है कि बेटा घर आ रहा है, चलिए उसको मना के घर आया जाए, उसकी मीटिंग लगी है रोपड़ जिला में। बाप अपना कमजोर दिल लिए कहीं मैं तो अपने बेटे से मिलने जरूर जाऊंगी, और साहब की मीटिंग में माँ पहुंचती है। बहुत बड़ा पंडाल लगा होता है, बहुत भारी संख्या में लोग होते हैं इकट्ठा, साहब कांशीराम का भाषण चल रहा होता है, माँ उनकी पीछे खड़ी होती है। इतनी हिम्मत नहीं करती कि वहां से वो चल के साहब के पास आ जाए। साहब की माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहा था, साहब का भाषण चल रहा था। माँ सोच रही है, जिस बेटे ने अपना घर छोड़ दिया, जिस बेटे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उस बेटे को सुनने के लिए कितनी दूर दूर से लोग अपना घर द्वार छोड़ कर के आए। जब साहब का भाषण खत्म होता है, सारे लोग चले जाते हैं, कुछ कार्यकर्ता लोग रह जाते हैं, तो साहब की माँ धीरे धीरे चल करके साहब के पास आती है। जब नजदीक आती है तो कार्यकर्ता लोग सोचते हैं कोई पागल औरत है, क्योंकि रोते रोते उनका मुंह सूज गया था, बाल पूरे ऐसे बिखर गए थे। साहब सबको रोक देते हैं, कहते हैं कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर ये औरत मुझे छांटा भी मार देती है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि साहब समझ गए थे कि मेरी माँ कंट्रोल नहीं कर पाएगी अपने आप को, और बता दिए कि मेरी माँ है। सारे लोग चुप। साहब की माँ आती है और जैसे साहब के सामने आती है, साहब को ऐसे पकड़ के अपने आंचल में लेकर फूट फूट करके रोने लगती है, और कहती है एक ही बात, बेटा घर चल बेटा घर चल, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ। बेटा तेरी माँ बुढ़ी हो गई है, तेरी माँ से घर का काम नहीं होता, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ, तू मेरे लिए बहू लेकर के आ, बहू घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी। तेरी बहन हर साल राखी में तेरा इंतजार करती है, घर चल बेटा, तेरी बहनें तेरे हाथ पे राखी बांधना चाहती है, मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती हूँ, घर